ताकि बच्चों में नैतिकता की भावना का विकास हो सके, बच्चे नैतिकता को अपने जीवन में उतार सकें। किसी भी समाज की प्रगति में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नागरिकों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। नागरिकों को यदि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसका योगदान समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। हमने ये बताया कि किसी भी समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम कहीं ना कहीं शिक्षा करती है। अगर बच्चों को या नागरिकों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसमें अच्छे नागरिकता के गुण डेवलप होंगे, तो वो हमारे समाज को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर और समाज को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। प्राचीन समय से ही भारतीय शिक्षा पद्धति ऋषियों द्वारा निर्गमित गुरुकुल पद्धति के आधार पर चलती थी। यानी प्राचीन एजुकेशन सिस्टम में, जैसे मैंने बताया था शिक्षा के बारे में कि मध्यकालीन, प्राचीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा, वर्तमान शिक्षा। तो प्राचीन शिक्षा में आपने गुरुकुल सिस्टम सुना होगा कि प्राचीन समय से ही भारतीय शिक्षा पद्धति ऋषियों द्वारा निर्गमित गुरुकुल पद्धति के आधार पर चलती थी। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो हमारी थी वो गुरुकुल पद्धति पर चलती थी। यानी गुरुकुल सिस्टम क्या होता था, बालक जब 5 साल 6 साल का हो जाता था तो उसको ऋषि मुनियों के पास, जंगल में गुरुओं के पास, आश्रम में भेज दिया जाता था। बालक गुरु के समीप रह करके ही शिक्षा ग्रहण करता था। जब बालक गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करता है तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग अंतेवासी कहते हैं। यानी जब हम गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। पद्धति के आधार पर चलती थी जिसका लोहा संपूर्ण विश्व मानता था। यानी गुरुकुल सिस्टम के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो शिक्षा ऋषि मुनियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा आश्रमों में गुरु के नजदीक रह करके बालक को दी जाती थी। बालक गुरु के साथ रहता था, बनाता था, खाता था, गुरु की सेवा करता था, जंगल से लकड़ी काट करके लाता था, ये सारी चीजें, और गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करता था। उस टाइम पे ऐसी विद्याएं सिखाई जाती थी, ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि जिसका लोहा संपूर्ण विश्व मानता था। यानी ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि यह शिक्षा पूरे राष्ट्र में या सभी देशों में भारत की शिक्षा विश्व विख्यात थी। ये उसी शिक्षा का नतीजा था जो हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। प्राचीन शिक्षा की वजह से ही भारत जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, तो ये प्राचीन शिक्षा की ही देन थी कि हमारा भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। अगर किसी को भी तोड़ना है तो सर्वप्रथम अगर हम वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को या एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दें तो धीरे धीरे वो राष्ट्र, वो देश ऑटोमेटिक पतन की ओर बढ़ जाएगा। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने भारत पर आक्रमण किया, तब उन आक्रमणों में से आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलता है कि उन लोगों ने हम लोगों के जो पुस्तकालय थे, बड़े बड़े पुस्तकालय थे, उनको उन्होंने जलाया, ताकि जब पुस्तकें नहीं होंगी तो हम लोग ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। जब अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोगों की तरक्की ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो गुरुकुल सिस्टम या प्राचीन सिस्टम की वजह से ही भारत कहीं ना कहीं विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। व्यक्ति का चारित्रिक निर्माण और बौद्धिक विकास शिक्षा प्रणाली पर ही निर्भर करता। व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, साथ साथ व्यक्ति का बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कैसा होगा, करेक्टर डेवलपमेंट कैसा होगा, ये डिपेंड करता है
एजुकेशन पे कि उस व्यक्ति को एजुकेशन कैसी मिली हुई है। जैसी एजुकेशन मिलेगी उसी प्रकार से बालक का चरित्र का निर्माण होगा, और जब चरित्र का निर्माण होगा तो उसी के अकॉर्डिंग बालक का बौद्धिक विकास भी होगा। वर्तमान में हमें ऐसी ही शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। जैसे एक समय अपना भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, ठीक अगर करंट की आवश्यकताओं को देखा जाए तो एक बार फिर से ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके द्वारा संपूर्ण देश में नैतिकता का निर्माण किया जा सके। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही नैतिकता उत्पन्न की जा सकती है। जब तक हम लोग नैतिक शिक्षा नहीं जानेंगे तब तक हम में नैतिकता के गुणों का विकास नहीं होगा। अब थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि नैतिक शिक्षा क्या होती है। वैल्यू एजुकेशन, पर्पज एंड रोल। वैल्यू एजुकेशन मूल शिक्षा में नैतिक शिक्षा क्या है, या जो बार बार करके वैल्यू एजुकेशन को कहीं ना कहीं हम नैतिक शिक्षा कह रहे हैं। तो नैतिक शिक्षा क्या है, तो और नैतिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि अगर नैतिक शिक्षा हम छात्रों को सिखाएंगे या पढ़ाएंगे या पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराएंगे तो बालक में बालक क्या क्या सीखेगा, इसको सिखाने के क्या क्या उद्देश्य होंगे और क्या भूमिकाएं होंगी। तो नैतिक शिक्षा से बालक का करेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र का निर्माण होगा। डेवलप गुड मोरल वैल्यू, अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास होगा। मेक गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता का विकास होगा। डेवलप टॉलरेंस, सहिष्णुता का विकास होगा। करेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण। चरित्र वो चीज होता है जो बाहर से नहीं दिखता है, इसको बनाने में व्यक्ति को पूरी लाइफ गुजर जाती है और बिगड़ने में समय नहीं लगता, एक सेकंड में चरित्र खराब भी हो जाता है। किस प्रकार से बालक को हम अच्छे संस्कार दें ताकि वो चरित्रवान बने। प्राइमरी स्कूलों में बेसिक तौर पे शुरुआती दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नैतिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी ज्ञानवर्धक कहानियां, छोटी छोटी कहानियां बालकों को सिखाई जाते हैं। साफ सफाई, स्वच्छता की आदत, नाखून कटे हैं नहीं कटे, बाल कटे हैं, कंघी किया है, कपड़े आपके साफ हैं, सुबह जग करके अपने माता पिता को प्रणाम करना है, गुरुओं का सम्मान करना है। ये सारी चीजें न्यू रूट पे बेसिक तौर पे सिखाए जाते हैं ताकि बालक उसको अपने आगे आने वाले जीवन में ढाल सके और भविष्य में भी उसको अपना सके। डेवलप गुड मोरल वैल्यू, अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास। ऐसे ही जो इससे पहले मैंने नैतिक मूल्य बताया, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, सेवा, शांति, यही हमारे अच्छे नैतिक मूल्य हैं। और जब अच्छी एजुकेशन देंगे हम बच्चों को तो उनमें अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। मेक गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता का निर्माण। जब अच्छे चरित्र डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिक अच्छी नागरिकता का निर्माण होगा। डेवलप टॉलरेंस, सहिष्णुता का विकास करना। ये आपका वैल्यू एजुकेशन के पर्पज और वैल्यू थे जो आज हम लोगों ने जाना। थोड़ा सा ये भी चर्चा करेंगे कि अगर हम लोगों के सामने ये चैलेंजेस हैं कि किस तरह से हमारी एजुकेशन की वैल्यू धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है, और इसको अगर हम लोग अपने लाइफ में अपनाना चाहते हैं या इसमें सुधार करना चाहते हैं तो किस तरह से सुधार हो सकता है। यानी विद्या वह धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता है, पारिवारिक जन छीन नहीं सकता है, भाई बंटवारा नहीं कर सकता है, अर्थात यह व्यक्ति की निरंतर मदद करने वाला साधन होता है। यह लाइफ टाइम कभी भी, ये वो रिचार्ज है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है।
व्यक्ति की हर मोड़ पे सहायता करता है। कोई राजा होता है, वह अपने बाहुबल पे अगर उसका साम्राज्य जितनी दूर तक फैला है और तो तब तक ही उसकी पूजा होगी, जब तक वो राजा रहेगा वहीं तक उसका साम्राज्य रहेगा। जब वो राजा खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन जो एजुकेटेड व्यक्ति होता है वह हर जगह पूजा जाता है। आज भी आप स्वामी विवेकानंद का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम, ऐसी बहुत सारी महान हस्तियां हैं जिनके नामों से आज भी हम परिचित हैं और आज भी कहीं ना कहीं उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनके बताए हुए आदर्शों पे चलते हैं। किस तरह से ये नैतिक मूल्य, जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और घरों का विभाजन हो रहा है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, पूरी फैमिली कंबाइंड हुआ करती थी। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी दादा दादी को दी जाती थी। शाम को खाना खाने के बाद बहुत सारी नीतिवर्धक, ज्ञानवर्धक कहानियाँ दादा दादी बच्चों को सुनाते थे और बच्चे उन कहानियों से बहुत सारी चीजें सीखते थे। होता क्या, आज के करंट युग में अगर ट्रेंड में आप देखें कि सिंगल फैमिलियां हैं, लोग एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, संयुक्त तो परिवार के साथ रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, अपना खुद के परिवार के साथ। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब पेरेंट्स, माता पिता दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तब वो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। जब बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं तो उनको वो संस्कार नहीं मिल पाते हैं एक्चुअल जो संस्कार बच्चों को पहले मिलते थे। तो इन अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाए तो हम वैल्यू एजुकेशन समझ सकते हैं, इसको अपने लाइफ में ढाल सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही।